ध्यान दिया जाए। कल के क्लास में हम लोग पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरह के हम लोग पढ़े थे। उन 4 तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में उन 4 तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा था कि ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो फॉर्मूला हैं ये सिर्फ वैसे विलय पर लागू होते हैं, वैसे विलय पर लागू होते हैं जो विलयन में संयोजन या वियोजन का गुण नहीं दिखाते हैं। नहीं, वैसे विलय जो विलयन में वियोजन या संयोजन का गुण दिखाते हैं उन पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लागू नहीं होता है, ऐसा हम लोग को बताया गया था। नहीं, ठीक है। तो वियोजन और संयोजन का गुण जो दिखाने वाले यौगिक हैं उनको वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। नहीं, वैसे यौगिक जो वियोजन या संयोजन का गुण दिखाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य। नहीं, और वैसे पदार्थ जो वियोजन या संयोजन का गुण नहीं दिखाते हैं उनको हम लोग कहते हैं वैद्युत अनअपघट्य। ध्यान रखना है, ध्यान रखना होगा ये बात कि अगर हम लोग बात करते हैं नहीं वैद्युत अनअपघट्य के एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल हम लोग देखे थे शुगर, यूरिया, देखा जाए शुगर, यूरिया और कौन होता है? ग्लूकोज। ये ऐसे पदार्थ हैं, ये ऐसे पदार्थ हैं नहीं जिनका फॉर्मूला विलयन के बाहर भी वही रहता है और विलयन के अंदर जाने के बाद भी वही रहता है। ध्यान रखना है, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका फॉर्मूला बदलता नहीं है, विलयन के बाहर भी वही फॉर्मूला और विलयन के अंदर भी वही फॉर्मूला। तो फॉर्मूला नहीं बदले इसका मतलब यही होता है कि विलयन के बाहर भी ये नहीं टूटते हैं और विलयन के अंदर जाने के बाद भी ये नहीं टूटते हैं। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, यहां पर आ जाओ। इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वैसे पदार्थ हैं जिनका फॉर्मूला विलयन के बाहर कुछ और रहता है और विलयन के अंदर जाने के बाद कुछ और हो जाता है। नहीं, तो ये तभी संभव है कि वो जब टूट जाए। नहीं, तो ये कब टूट जाएंगे? ध्यान रखो, अगर तुम एग्जाम्पल लेते हो यहां से तो NaCl, NaCl को जैसे ही तुम पानी में डालोगे ये टूट जाएगा Na+ और नहीं, तो वैसे यौगिक जो हम लोग आयंस में टूट जाते हैं। अरे आगे आइए ना, बैठिए यहाँ पर, सीट पूरा खाली है, सब लोग आगे आइए। वो पीछे ही पकड़बे करेगा सब, वो आगे नहीं ना आएगा। देखिए उसको आगे बुला रहे हैं तो उसी में घुस आ रहा है, नहीं आएगा। वहां पे सोने मिलता है, वो बात सूतने के लिए मिलेगा। हई का होगा, हई बेंचवा का होगा, गधा सब। वो देखो पीछे ही खोजेगा, आगे बढ़ो पूरा तेजी में। कौन रहे पिछिल के सीट पर कौन घुस आएगा कि आगे अरे भाई आगे सीट खाली है, आगे भी सबसे पहले क्लास में घुसते हुए आगे आइए, आगे से भरते हुए सीट जाइए। तो आगे कोनो पर 2 गो बैठा है, कोनो पर 3 गो बैठा है, कोनो बेंच खाली है। अब पीछे देखिए ना 5-5 गो, 4-4 गो, घसको घसको। गजब एक्टिविटी है, आदतें बना हुआ है हम लोग का। चलिए, तो NaCl आप समझते हैं। नहीं, हम लोग यहां से ले लें NaOH, NaOH को पानी में डालिए, कौन जुटेगा? Na+ और OH-, ऐसे ही टूटेगा। तो वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनका फॉर्मूला ये विलयन के बाहर NaCl है, अब विलयन के अंदर जाने के बाद Na+Cl- फॉर्मूला चेंज कर गया, तो ऐसे यौगिकों पर राउल्ट का फॉर्मूला लागू नहीं होता है। और शुगर, यूरिया, ग्लूकोज इन पर राउल्ट का फॉर्मूला लागू होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब यहां पर ध्यान दें, लिखा हुआ है अनुसंख्यक गुणधर्म का कैलकुलेटेड मान। कैलकुलेटेड मान का मतलब जो मान फॉर्मूला के आधार पर निकाला जाता है, गुना भाग करके कॉपी पर जो मान निकाला जाता है उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड मान। तो लिखा हुआ है अनुसंख्यक गुणधर्म का कैलकुलेटेड मान विलयन के बाहर उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है।
मेरी बात समझ आ रही है ना? नहीं, कैलकुलेटेड मान किस पे डिपेंड करता है? विलयन के बाहर विलय के कणों की संख्या कितनी है, विलयन के बाहर, उस पर निर्भर करता है। और अनुसंग के गुणधर्म का एक्सपेरिमेंटल मान यानी प्रायोगिक मान किस पे डिपेंड करेगा? विलयन के अंदर उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात ध्यान रखना होगा, इसमें दिक्कत है नहीं। तो कैलकुलेटेड मान निर्भर करेगा कि विलय के कणों की संख्या विलयन के बाहर कितनी है, और एक्सपेरिमेंटल मान किस पे डिपेंड करेगा? विलयन के अंदर विलय कणों की संख्या कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा। बोलो, दिक्कत है? चलो अब बारी बारी से आते हैं भाई। देखो तो यहां पर आप देखोगे, नहीं तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में राउल्ट के सूत्र लागू नहीं होते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में राउल्ट के सूत्र लागू नहीं होते हैं। कौन सा स्थिति भाई? केस ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि वियोजन या विघटन की स्थिति में, वियोजन या विघटन की स्थिति में। चलो चेक कर लेते हैं। देखा जाए, ये एक बर्तन हो गया, इस बर्तन में हम ले लिए 1 kg जल। क्या ले लिए? 1 kg जल। ठीक है, ये आप लोग का हाथ है, बुझा रहा है ना? ये आप लोग का हाथ है। चलिए, इसमें लिए हुए हैं 1 मोल NaCl। ठीक है, राहुल साहब से कहा गया कि राहुल साहब देखिए, हम लोग एक बर्तन लिए, बर्तन में 1 kg पानी ले लिए। राहुल साहब ने अपने कॉपी पर लिख लिया 1 kg पानी। ठीक है, फिर कहा गया देखिए हाथ में 1 मोल NaCl लिख लिए, तो कॉपी पर लिख लिए 1 मोल NaCl। और क्वेश्चन पूछा गया, बताइए राहुल साहब, नहीं इस विलयन के लिए डेल्टा टीबी का मान, डेल्टा टीबी का मान क्या होगा? राहुल साहब से पूछा गया कि डेल्टा टीबी का मान क्या होगा। तो राहुल साहब का है कि अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछ दिए, हम कहाँ वैज्ञानिक हैं, नहीं, और आप हमसे इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डेल्टा टीबी बराबर के बी गुना एम, यही फॉर्मूला राहुल साहब ने कहा। नहीं, राहुल साहब ने कहा कि जल के लिए के बी का मान 0.52 होता है, लिख दिया गया। एम का मतलब मोलालता है, मोलालता का मतलब होता है विलय की मात्रा मोल में, तो विलय की मात्रा मोल में कितना है? 1, तो हम यहाँ पर 1 रख दिए, बट्टा विलायक का भार केजी में, तो विलायक का भार केजी में कितना है? 1, तो हम यहाँ पे रख दिए 1, 1/1 रखे। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया? 0.52। कितना आ गया? 0.52। नहीं तो ये विलय की मात्रा बाहर ली है, नहीं तो विलय की मात्रा बाहर ली है, तो यहाँ पर हम लोग जो कैलकुलेशन किए, वे विलय की मात्रा विलयन के बाहर है कि अंदर है? बाहर है। तो ये वाला मान कौन सा मान कहलाएगा? ये हो गया कैलकुलेटेड मान, जिसको थ्योरेटिकल मान भी कहता है, या हिंदी में कहें तो सैद्धांतिक मान भी कहता है, लेकिन सैद्धांतिक लिखने में बड़ा मेहनत है, जा रहा है। यहाँ आइए, सेम जो ये फोटो बनाए हुए हैं वही फोटो हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका फिर से 1 kg जल है, जो कि वहां पर भी था। यहाँ पर आपके हाथ में कितना था? 1 मोल NaCl था, यानी कि कण का संख्या 1 मोल है, या इसको मानिए कि एगो NaCl, एगो कण है। कयो कण है? एगो कण, क्या कि Na या Cl अलग अलग है कि सटा हुआ है? सटा हुआ है, तो बहरी कौन कएगो गिनिएगा? एगो। आपको फॉर्मूला नहीं पता है, आप खाली कौन गिन रहे हैं कि एगो कौन है बहरी, नहीं, अब कौन कौन है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब इस एक कण को आप उठा के इसके अंदर डाल दिए, जैसा ही अंदर डालिएगा ये एक कण, एगो कण रहे कि 2 कण हो जाएगा? 2 गो कण हो गया, Na+Cl-। नहीं, अब आपको इसका क्वथनांक का उन्नयन या सेम वही दिया हुआ है, और बोल रहा है क्या? क्वेश्चन यहां से दिया गया कि डेल्टा टीबी का मान ज्ञात करें, डेल्टा टीबी का मान ज्ञात करें। यहां से क्वेश्चन आपको दिया गया, डेल्टा टीबी का मान ज्ञात करें। नहीं तो यहां पर आप कौन सा फॉर्म लगाए थे? राउल्ट का फॉर्मूला,
नहीं, अब यहां से हमको इसका आंसर निकालना है एक्सपेरिमेंटल मेथड से। नहीं, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड का मतलब क्या, इसमें कोई स्केल घुसा दीजिए। क्या घुसा दीजिए? स्केल घुसा दीजिए। स्केल पर नहीं, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 है। नहीं, अब प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। जैसा ही नमक डालिएगा पानी का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो जितना से बढ़ेगा अपने स्केल बता देगा। तो इसको बोलते हैं प्रायोगिक तरीका। नहीं, तो यहां से जब एक्सपेरिमेंटल मेथड से जब डेल्टा टीबी का मान निकाला गया, तो डेल्टा टीबी का मान आ गया 2 गुना 0.52। कितना आ गया? 2 गुना 0.52। तो इस मान को और इस मान को कंपेयर कीजिए। नहीं, तो इसके सापेक्ष में ये मान कितना आया है? 2 गुना, यानी इसको गुना कीजिएगा तो लगभग 4 और 5 दुना 1.04 आएगा। नहीं, तो इसके सापेक्ष में ये मान क्या है? दुगुना। ये मान आप कैसे निकाले? स्केल के मदद से। तो इस मान को क्या कहिएगा? एक्सपेरिमेंटल मान, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, तो ये कौन सा केस पढ़ रहे हैं आप? डिसोसिएशन का, बिगटन केस में। तो बिगटन के केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो ज्यादा है और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है? कम है। नहीं, यहाँ पर हम लिख दिए। रिजल्ट देखने के बाद हम लोग को मालूम चला कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मान ज्यादा है और कैलकुलेटेड वैल्यू का मान कम है कि नहीं है? है। ये समझ में आ रहा है? नहीं, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ पर ज्यादा क्यों हो गया? नहीं, क्योंकि विलयन के अंदर कणों की संख्या बढ़ गई। नहीं, अनुसंख्यक गुणधर्म कणों की संख्या पर ही निर्भर करता है। कणों की संख्या बढ़ती है तो अनुसंख्यक गुणधर्म का मान भी बढ़ जाता है। नहीं, तो कणों की संख्या यहाँ बढ़ गई इसलिए एक्सपेरिमेंटल मान बढ़ गया। बस मेरा है, विलयन के अंदर कणों की संख्या ज्यादा है तो विलयन के अंदर कणों की संख्या पर ही प्रायोगिक मान निर्भर करता है, और विलयन के बाहर कणों की संख्या है कम। विलयन के बाहर कणों की संख्या है कम है, तो विलयन के बाहर जो कणों की संख्या होती है उस पर कौन डिपेंड करता है? कैलकुलेटेड वैल्यू। तो कणों की संख्या कम तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान कम, कणों की संख्या ज्यादा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान ज्यादा। नहीं, तो कणों की संख्या यहाँ पर कम है इसलिए कैलकुलेटेड मान कम आया। कणों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है इसलिए एक्सपेरिमेंटल मान ज्यादा आया। समझ में आ रहा है? कैलकुलेटेड मान निर्भर करता है विलयन के बाहर विलय कितना लिया गया, और एक्सपेरिमेंटल मान निर्भर करता है कि विलयन के अंदर कण कय गो हैं। नहीं, तो आप हाथ में लिए थे एगो कण, एगो ढेला लिए थे। नहीं, आज जब पानी में डाले तो जाके वो 2 गो ढेला में टूट गया। बस में आ रहा है? तो आपसे अब कोई पूछा भाई, नहीं एक आदमी हाथ में लिया था तो बोला एगो ढेला है, नहीं लीजिए आपको दे दिए, यानी राउत साहब लिए थे, राउत साहब हमको धरा दिए तो हम ले लिए। नहीं, हम लेके डाल दिए। हम देखे नहीं कि राउत साहब कितना ढेला ढरा है, बस में आ रहा है, हम डाल दिए। ठीक है, और राउत साहब अपना एगो ढेला पर गुना भाग कर लिए। बस में आ रहा है? ठीक है, आपसे बोला गया, हाँ यानी हमसे बोला गया कि भाई आप चेक कीजिए, तो हम देख रहे हैं तन ठेला के, तो इसमें 2 गो ढेला है, तो हम कहेंगे अच्छा 2 गो ढेला के हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो 2 गो ढेला के हिसाब से रिजल्ट आया तो रिजल्ट क्या आएगा? ज्यादा आएगा। फैक्ट बात है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं, तो राउत साहब को थोड़ा सा वेट करना चाहिए था या समझना चाहिए था उनको, नहीं कि भाई कण जो होते हैं नहीं वो विलयन के अंदर जाके टूट भी सकते हैं, कणों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन वो क्या मान लिए? वो मान लिए कि विलयन के बाहर जितना कण होता है विलयन के अंदर भी कणों की संख्या उतनी ही होती है, और उसी पर मान के अपना गुना भाग करना शुरू कर दिए। यही उनका गलती था। मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलिए पढ़ा जाए, जो बात हम समझाए उसी बात को लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए सर को ऊपर उठा के इसको पढ़ा जाए, समझा जाए। नीचे देखिएगा तो कौन सी समझ में आएगा, इसीलिए आप पीछे बैठते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ से क्या लिखा गया? वियोजन या विघटन के केस में विलयन के बाहर विलय कणों की संख्या क्या होती है? कहां पर? विलयन के बाहर विलय कणों की संख्या कम होती है। तो अगर विलयन के बाहर विलय कणों की संख्या कम होगी तो निश्चित रूप से कैलकुलेटेड मान कम होगा, होगा ना? चलो फिर लिखा हुआ है, जबकि विलयन के अंदर विलय कणों की संख्या ज्यादा हो जाती है क्योंकि विलय के कण आयन में टूट जाते हैं। दिक्कत है, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्सपेरिमेंटल मान कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कैलकुलेटेड मान से क्या आएगा?
ज्यादा हो जाता है। यानी वियोजन के केस में एक्सपेरिमेंटल मान ज्यादा आ जाएगा और गुना भाग वाला मान यानी कैलकुलेटेड मान क्या आएगा, कम आ जाएगा, क्योंकि विलयन के अंदर आयनों की संख्या ज्यादा होती है और विलयन के बाहर आयनों की संख्या कम होती है। दिक्कत है नहीं, थोड़ा सा केयर नहीं कीजिएगा। देखते हैं मैथ में क्या होता है, पूरा फॉर्मूला पता है, सब पता है, नहीं तेज बनने के चक्कर में हबड़ई में क्या होता है, 2 × 2 = 5 लिख दिए, नहीं आप 5 पर वैल्यू रखते चले गए, बाकी कैलकुलेशन करते चले गए, लास्ट में आंसर मिल नहीं रहा है, कहाँ घबराया कहाँ घबराया, तो एक वो घबराया तो पूरा मैथ का पूरा आंसर घबरा दिया। घबराया कि नहीं? तो राहुल साहब कितना मेहनत से फॉर्मूला दिए होंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक एक फॉर्मूला निकालने में लोग को साल साल भर लग जाता है, नहीं तो कितने साल में फॉर्मूला वो दिए होंगे, सोच के देखिए। और सिर्फ एक छोटी सी बात वो केयर नहीं किए, इसके लिए उनका सारा फॉर्मूला गलत होने लगा। बस मेरा है नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट पर लागू हुआ, इलेक्ट्रोलाइट पर लागू ही नहीं हो रहा था। चलिए, केस ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है संयोजन की स्थिति में, नहीं तो संयोजन की स्थिति का मतलब, संयोजन का मतलब होता है सट जाना। संयोजन का मतलब सट जाना, नहीं बहरी लिए थे गिन के 2 कौन, कयो कौन, 2 कौन, तो राहुल साहब कहा गया, राहुल साहब कहे कि देखिए 2 कौन है, तो राहुल साहब लिखते हैं 2 कौन, नहीं 2 कौन पर अपना गुना भाग करेंगे, और वो 2 कौन को जैसे ही पानी में डाला गया या किसी विलायक में डाला गया, वो दोनों सट गया, सट के हो गया 1 कौन, नहीं तो स्केल मापेगा वो 2 कौन पर मापेगा कि 1 कौन पर, स्केल मापेगा 1 कौन पर, तो 1 कौन पर मापेगा तो निश्चित रूप से उसका स्केल वाला वैल्यू कम आएगा, इनका गुना भाग 2 कौन पर था तो इनका गुना भाग वाला वैल्यू का आएगा, ज्यादा आएगा। यानी कि निश्चित रूप से संयोजन के केस में कैलकुलेटेड मान ज्यादा हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल मान होगा कि नहीं होगा, नहीं ध्यान रखना है। तो संयोजन वाला केस का जैसे देखें, संयोजन का एक एग्जाम्पल देखें, जो एग्जाम्पल हम लोग को दिया रहता है जनरली एसिटिक एसिड का दिया रहता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको, नहीं जिसका फॉर्मूला भी आप जानते होंगे, यही हम लोग का है, नहीं एसिटिक एसिड को ध्यान से देखिएगा, तो एसिटिक एसिड को हम लोग लिख रहे हैं, देखो ध्यान से बाबू, CH3 C डबल बॉन्ड O और H दिखाई दे रहा है। चलो ध्यान से देखो, एसिटिक एसिड में ये वाला भाग जो है इसमें कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, नहीं तो ये वाला भाग जो है वो क्या कहलाएगा, पोलर, ये वाला भाग क्या है, पोलर, और ये कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है तो ये भाग पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर। ये सब पहले पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े, दिक्कत है नहीं। तो एसिटिक एसिड एक ऐसा यौगिक है जिसमें पोलर भाग भी है और नॉन पोलर भाग भी है, ध्यान रखना है। अब यहां से हम एक विलायक ले रहे हैं बाबू, ध्यान से देखो, एक हम यहां से विलायक ले रहे हैं, विलायक, तो विलायक हम ले रहे हैं बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6, यही फॉर्मूला होता है। अब विलायक आप लिए बेंजीन, नहीं यानी एक बर्तन लिए उसमें बेंजीन डाल दिए, बेंजीन एक द्रव्य है जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। अब इसमें कार्बन हाइड्रोजन है तो ये पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर, तो इसको भी आप बोल रहे हैं कि ये नॉन पोलर, ये भी आपका है नॉन पोलर। अच्छा ये भी नॉन पोलर है, नहीं इस एसिटिक एसिड में भी ये भाग क्या है, तो हम लोग पढ़े हैं कहीं समान समान को नहीं घुलाता है, घुलाता है, अच्छा तो समान समान को घुलाता है, यानी बेंजीन में कौन सा भाग घुलेगा, ये वाला भाग, ये वाला भाग नहीं घुलेगा, ध्यान रखना ये वाला भाग दूर रहेगा, दिक्कत है, समझिए। अब यहां पर क्या हुआ कि आप यहां पर एक बर्तन ले लिए, ठीक है, ये एक बर्तन आप ले लिए मान लीजिए, ठीक है, और इस बर्तन में आप यहां पर डाल दिए हैं द्रव्य के रूप में बेंजीन को, किसको डाल दिए, C6H6 को डाल दिए, नहीं बेंजीन आप डाल दिए, ठीक है, और ऊपर से जो है ये आपका हाथ है, इसमें आप डाल दिए हैं 2 CH3COOH, 2 डाल दिए CH3COH, दिक्कत है, तो हाथ में कई गो है, 2 है, ध्यान रखना हाथ में दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग, ध्यान रखना जब भी ऐसे लिखा रहे तो इसके फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, 2, तो इसका मतलब हुआ 2 कौन, यानी कि CH3COH प्लस CH3COH
ये सटा हुआ नहीं है, दोनों अलग अलग है। जब दो आगे लगा है तब इसी फॉर्मूला को देखो, हम ऐसे लिख रहे हैं CH3COOH का होल 2, बुझा रहा है। और ये कौन कौन है, एगो, क्योंकि इस फॉर्मूला के आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है। नहीं तो आगे कितना लगा हुआ है, एक, तो ये एगो कौन है। अगर हम यहाँ 3 भी लिख दें तो वो एक एक कौन गिनाएगा, नहीं तो ये जो है ये कितना कौन है, एक कौन है। आई कितना कौन है, 2 कौन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया आपका एक कौन, आई कौन है, 2 कौन। तो यहाँ पर देखिए 2 कहाँ लगा है, आगे की पीछे, आगे, इसका मतलब ये कयो कौन है, तो हाथ में 2 कौन है। ठीक है, अब इसको जैसे ही बेंजीन में डालिएगा, बेंजीन के अंदर जाने के बाद इसका फॉर्मूला ऐसा हो जाता है CH3COOH का होल 2। क्या हो गया, CH3COH का होल 2। नहीं तो ये बिलियन के बाहर था 2 कौन, अब बिलियन के अंदर हो गया एक कौन, कौनों का संख्या इसका घट गया। बस मेरा काहे दोनों सट गया, सोचना है काहे दोनों सट गया। तो समझिए ये वाला भाग क्या है, पोलर। ये वाला भाग क्या है, पोलर। तो पोलर भाग बेंजीन को पसंद करता है, नहीं। तो जैसे ही आप 2 गो CH3COH को डालिएगा, एक हो गया, दूसरा का गया, नहीं तो इस CH3COH का पोलर भाग सोच रहा है केने लुकाएं, नहीं इस CH3COH का पोलर भाग सोच रहा है केने लुकाएं, नहीं हम लोग गलत विलायक में आ गए। नहीं, अब तो गिर गया है, तो क्या करता है, जितना पोलर वाला भाग होता है उससे आपस में सट जाता है, पोलर पोलर में सट जाता है। और नॉन पोलर भाग को कहता है कि आप देखिए, आप मैनेज कीजिए। बस मेरा है, यानी कुछ ऐसा बन गया, कुछ घेरा टाइप का बन गया, ऐसे 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 एक लेयर बना लेगा सब। अब अंदर हो जाएगा सब कौन वाला भाग, पोलर। और पोलर आई अपना कर देगा नॉन पोलर बाहर, क्या करेगा, नॉन पोलर को बाहर, आई भी अपना नॉन पोलर को बाहर कर देगा कि आप बाहर देखिए भाई, क्या कि आप ही लायक विलायक है, नहीं हम लोग को अंदर रहने दीजिए, अपना घेरा बना लेगा सब। बस में आ रहा है, एक सुरक्षा कवच बना देता है सब। तो कुछ इस टाइप का ही खेला होता है। देखिए कैसे ही खेला हुआ, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ से आपका H है ना, इसी फॉर्मूला को ऐसे लिखे हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर HOC CH3C डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं। चलिए 2 गो एसिटिक एसिड लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा विद्युतनात्मक कौन है, ऑक्सीजन, तो इस पर ऋण आवेश। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये ज्यादा तो माइनस, इस पर प्लस। यहाँ आइए, फिर वही कहानी है, इस पर ऋण आवेश आएगा, इस पर धन आवेश, इस पर आइए ऋण आवेश आएगा। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, आई प्लस सट जाएगा, ये प्लस आई माइनस सट जाएगा। तो ये जो पोलर वाला भाग था वो दोनों सट गया, क्या हो गया, सट गया। तो 2 गो कौन सट गया, तो कौन कय गो हो गया, एगो। बात समझ में आ रहा है, तो वही ध्यान रखना है। तो पोलर वाला भाग जो है वो आपस में सट जाता है और नॉन पोलर भाग को बाहर कर देता है। बस में आ रहा है, पोलर भाग सट गया और नॉन पोलर भाग को बाहर कर दिया कि आप चलिए संभालिए, जिन्हें से बेंजीन आएगा उनको घुमा देगा। देखिए आप मेंटेन कीजिए। बस में आ रहा है, क्योंकि हम लोग से पड़ता नहीं है, झूठों का मुंह हाथ फोड़ा फोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए, नहीं अब बताइए कि बिलियन के बाहर विलय कणों की संख्या 2। तो राहुल साहब अपना गुना भाग इस पर करेंगे, वो 2 कण मान के गुना भाग करेंगे। और थर्मामीटर साहब अपना गुना भाग करेंगे 1 कण मान के। तो दोनों का मान कभी सेम आएगा, नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, नहीं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जब 2 कण पर निकालिएगा तो कैलकुलेटेड मान, यहाँ से कौन मान निकलेगा, कैलकुलेटेड मान, तो कैलकुलेटेड मान ज्यादा आ जाएगा। और यहाँ से निकलता है एक्सपेरिमेंटल मान, वो क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। मेरे बात समझ में आ रहा है। तो कोई पूछे अगर कि संयोजन की स्थिति में क्या होगा, तो हम यहाँ लिख दें कि भाई कैलकुलेटेड मान, बुझाता है ना, Cl मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। देखिए उसको सो रहा है, तुम ही को बोल रहे हैं जो टीका कैले है। हाँ, पीछे कहाँ दिख रहा है, सब आगे ही बैठा हुआ है। कैलकुलेटेड मान ज्यादा, एक्सपेरिमेंटल मान कम। सोचिए ये ऑफलाइन कोचिंग है जिसमें आपको एक डर रहता है, ऑफलाइन कोचिंग है जिसमें आप टीचर के नजरों में हैं, नहीं बस में आ रहा है, टीचर बोल रहा है, आपको देख रहा है, डांट रहा है, समझा रहा है, तब आप सो जा रहे हैं। ऑनलाइन में क्या हाल होगा, ऑनलाइन मोबाइल देख रहे हैं, कहा तुमने बोल के निकल गए सर,
हैं? बात समझ में आ रहा है? वो ऑनलाइन वाला जो होता है ना, वो एक आध दो का वीडियो के लिए हमको लगता है सही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चलाया जाए ना, वो बोरिंग टाइप का हो जाता है, वो पूरा मज़ा नहीं दे पाता है। बात समझ में आ रहा है? भले उसको रिलैक्सनेस के लिए, हाँ एक फायदा है, रिपीट करके देख सकते हैं। नहीं तो रिपीटिशन तो आप हाइब्रिड में देख रहे हैं, हम लोग भी हाइब्रिड ही पढ़ रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। यानी आप जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उसका ऑनलाइन वीडियो आपको मिल ही जा रहा है। नहीं जब मन करे, हाँ सारा क्लास छूटा है, चलो वर्कआउट देख लेते हैं। हाँ लेकिन इसमें भी बहुत तेज तराक बच्चा है, सब बहुत बच्चा है आज नहीं चलते हैं सर, तो वीडियो को अपलोड मारिए देंगे। नहीं, चलो आराम कर लेते हैं। अरे कोढ़ी हो जाएगा तुम लोग को, समझ में आ रहा है? तुम लोग अभी उम्र है पूरा रगड़ के पढ़ने का, बस में आ रहा है, पूरा रगड़ के लड़ने का। इस टाइम पर दे हाथ में अगर जंग लग गया है, नहीं चलने का मन कर रहा है, नहीं करने का मन कर रहा है, नहीं तो उससे बेहतर है कि मर जाओ सब। तुम लोग बाद में अगर बोझ हो जाएगा गार्जियन पर, बुझा नहीं रहा है तुम लोग को? देखो यहाँ पर, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो, तो जो बात हम बोले उसी बात को हम यहाँ लिख दिए हैं। नहीं, जो बात अभी हम समझाए उसी बात को हम यहाँ लिख दिए हैं। ध्यान से पढ़ो तो, संयोजन के केस में विलयन के बाहर विलय के मोलों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान भी क्या होता है? ज्यादा होता है। नहीं, जबकि संयोजन के केस में विलयन के अंदर विलय के मोलों की संख्या कम होती है, क्योंकि सट गए कौन, तो कम हो गई। इसलिए एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। वही बात हम लिखे हैं। परेशानी है? चलो आगे है, इलेक्ट्रोलाइट्स, वैद्युत अपघट्य। नहीं, तो वैद्युत अपघट्य जो हैं, इन्हीं पर नो राउल्ट का फॉर्मूला लागू नहीं होता है जी। वैद्युत अपघट्य पे राउल्ट का फॉर्मूला लागू नहीं होता है। नहीं तो कोई पूछता है भाई क्यों नहीं लागू होता है, तो वैद्युत अपघट्य जो हैं वो थोड़ा दोगला प्रवृत्ति के हैं। दोगला का मतलब होता है कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और। बिलियन के बाहर रहते हैं एगो, अंदर जाके होते हैं दूगो। नहीं, बस समझ आ रहा है? बिलियन के बाहर रहते हैं दूगो, अंदर जाके हो जाते हैं एगो। बस में आ रहा है? तो प्रॉपर्टी बदल लेते हैं तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं होता है? बस में आ रहा है? तो इसीलिए वैद्युत अपघट्य, लेकिन ऐसे लिखिएगा मत। समझ में आ रहा है? एग्जाम में ऐसे मत लीजिएगा कि दोगला प्रवृत्ति का होते हैं। ये एग्जाम में लिखिएगा कि ये द्वैत गुण दिखाते हैं, नहीं बाहर कुछ और अंदर कुछ और। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, दोगला गाली नहीं है, द्वित प्रवृत्ति जो दिखाते हैं उनको दोगला कहा जाता है। चलिए, तो वैद्युत अपघट्य में भी अब दो तरह के वैद्युत अपघट्य होते हैं। ध्यान से मेरा बात समझिए। वैद्युत अपघट्य में भी दो तरह के वैद्युत अपघट्य होते हैं। एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, और एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ध्यान समझिए, प्रबल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य जो हैं ये वैसे यौगिक हैं, ध्यान रखना, वैद्युत अपघट्य कुछ कुछ है नहीं, यौगिक है, बस नाम रख दिया गया। बस में रहे, वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनअपघट्य, जो टूट जाए जुट जाए वो वैद्युत अपघट्य है, जो टूटे जुटे नहीं वो अनअपघट्य है। बस यही है, यौगिक ही है। ठीक है, तो यहां से कह रहा है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य जो हैं ये ऐसे यौगिक हैं जिनको जल में डालने पर ये जल में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। यानी कि अगर आप 5 गो NaCl ले लो, ठीक है, हाथ में, और उस पांचों को पानी में डाल दो, तो 5 का 5 Na प्लस, यानी 5 गो Na प्लस और 5 गो Cl माइनस बन जाएगा। ध्यान रखना है, यानी ये पूर्ण रूप से टूट जाता है। पानी की मात्रा कम रहे चाहे पानी की मात्रा ज्यादा रहे, ध्यान रखना है, पानी की किसी भी मात्रा में कम रहेगा तो वो पूर्णतः टूट जाएगा, ज्यादा रहेगा तो भी पूर्णतः टूट जाएगा। याद रहेगा? प्रबल वैद्युत अपघट्य वैसे पदार्थ हैं, वैसे यौगिक हैं जिनको जल के किसी भी मात्रा में डाल दिया जाए तो ये पूर्ण रूप से आयन में टूट जाते हैं। ठीक है, यहाँ दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे यौगिक हैं, जागे रहो, एक को झाड़ते हैं फिर एक को सूझ जाता है, और बहुत हाल है, नहीं रोक नहीं पाते हैं, नहीं अंदर से जो है ना, क्या कहेगा, सोच रहे हैं इस पलक का वजन कितना है, इस पलक का वजन कितना है, नहीं बहुत कम है, नहीं लेकिन इसको रोक नहीं पाते हैं, कितनों कोशिश करते हैं उठ जाओ, पूरा दम लगा देते हैं, उठा दो, नहीं लेकिन उठता नहीं है। समझ रहे हैं?
कैसे सर कमजोर हो गए, इतना बड़ा शरीर लिए हुए हैं आप, इतना दूगो हल्का पलक जो है वो उठ नहीं पाता है। देखिए ये चीज बताने की आवश्यकता थोड़े है। जैसे कोई बच्चा ऐसे पलक झुकाया, ऐसा बोले सोएगा, नहीं सो रहे हैं सर, ये बताने की जरूरत है? ये कॉमन सेंस है, कोई भी आपको देख के समझ जाएगा कि आप सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। ठीक है, आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है ना उस पलक को रोकने में लग जाएगा। बस मेरा है, आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाइएगा। तो जब भी नींद आता है ना चुपचाप जाके आंख धो लीजिए। बस मेरा है, क्लास से निकलिए और निकल के आंख धो लीजिए, भले 2 मिनट छूट जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोइए मत। थोड़ा चल लीजिए, फिर लीजिए, क्लास से निकल जाइए बिना पूछे हुए, चुपचाप निकल जाइए, हम समझ जाएंगे सो रहा है इसलिए उठ के चला गया। हाँ, समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ ध्यान दें, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात करें तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको जल में अगर डालिएगा तो जल में डालने पर यह पूर्णतः विघटित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से आयन में नहीं टूटते हैं। ध्यान रखना है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं। समझ में आ रहा है? सोच रहे हो, लगता है नाम के उल्टा है। प्रबल वाला पूरा का पूरा टूट जाता है और दुर्बल वाला पूरा नहीं टूटता है, ये कम टूटेगा। यानी कि 5 गो आप यौगिक ले लिए, कौन दुर्बल वैद्युत अपघट्य आपको कोई दे दिया 5 गो, और उस 5 को आप पानी में डाल दिए, 5 गो को डालिएगा तो उसमें से एक के गो टूटेगा, चाहे 2 गो टूटेगा। बात समझ में आ रहा है? टूटने से बात याद आया, टूटने से ये बात याद आता है कि कौन से पदार्थ हैं जो पूर्णतः टूट जाते हैं। पूर्णतः टूट जाने का मतलब होता है पूर्णतः घुल जाना। बस में आ रहा है, पूर्णतः घुल जाना। तो जो लोग पूर्णतः घुल जाए, नहीं जैसे जल है तो जल क्या है, पोलर। तो पोलर में कोई आप पोलर सबस्टांस डाल दीजिए, वो जाएगा उसमें बिखर जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि दोस्ती कर लेगा। बस में रहा है, घुल जाएगा। घुलने का मतलब क्या होता है, दोस्ती कर लेना, बिखर जाना। जैसे नमक को पानी में डालिए तो नमक पानी को बहुत पसंद करता है, पानी भी नमक को पसंद करता है, दोनों दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए घुल जाते हैं, नहीं एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ध्यान रखना है। नहीं, अब आप पानी ले लीजिए, आप पानी में कोई कार्बन वाला कंपाउंड डाल दीजिए, तो कार्बन वाला पानी है पोलर और कार्बन कंपाउंड है नॉन पोलर, नहीं तो डालिएगा तो एक दूसरे को पसंद नहीं करता, तो पूरा घुलेगा। पानी भी उसको देख के मुंह उठ रहा है और वो देख के उसको मुंह उठ रहा है, नहीं पानी का टूटिएगा, बैठ, नहीं ऐसा होगा। बस मेरा है, थोड़ा बहुत दोस्ती हुआ तो तनी मनी टूट गया, नहीं तो तनी मन जो टूट जाए वो क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। जो पूर्णतः टूट जाए, पूर्णतः मिल जाए, वो क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, तो अब बारी आती है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन लोग होते हैं, नहीं कौन से लोग हैं जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो जहां पर तुमको दिखाई दे सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, नहीं ये सब जनरली जहां दिखाई दे समझो कि ये लोग प्रबल हैं, आयनिक यौगिक, जो आयनिक यौगिक होते हैं। नहीं तो सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम दिखाई दे तो क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य का निर्माण करते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल में देखो प्रबल का लिख रहे हैं NaCl, तो इसमें सोडियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो प्रबल है, ध्यान रखना है। हम यहाँ लिख रहे हैं MgCl2, ये क्या है, प्रबल है। हम यहाँ लिख रहे हैं बाबू KOH, ये क्या है, प्रबल है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, हाँ प्रबल में एक और आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो भी प्रबल होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में 3 बड़ा कॉमन एग्जांपल है, H2SO4, HNO3 और HCl। ये 3 ऐसे एसिड हैं जिनको पानी में डालिएगा ये पूर्णतः टूट जाएंगे। जैसे H2SO4 को पानी में डालिएगा तो ये टूट जाता है पूर्णतः, H+ अलग, SO4 2- अलग, ऐसे टूटता है। नहीं, HNO3 को तोड़िएगा तो टूटेगा H+ और NO3-, HCl को तोड़िएगा टूटेगा H+ और Cl- में। बोलो दिक्कत है? तो ये लोग भी प्रबल वैद्युत अपघट्य में आते हैं, तो ये लोग पूर्णतः टूट जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? दुर्बल वाले में देखा जाए, इसका अगर एग्जांपल लें तो जनरली ध्यान रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके बड़ा एग्जांपल आते हैं। कौन आता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली तुम्हारे जो होते हैं वो कार्बन के कंपाउंड आते हैं, ध्यान रखना है। जैसे अभी हम एसिटिक के चीज बोले थे CH3COH, ये तुम्हारा दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। हम कीटोन ले ले, देख लो CH3CO CH3, तो इसमें भी कार्बन कंटेंट क्या है, ज्यादा है। तो ये लोग क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं। क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं। ध्यान रखना, कुछ एसिड भी हैं जो कि दुर्बल वैद्युत होते हैं, H3PO4, ये भी आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य में आता है। एसिड है लेकिन दुर्बल होता है। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? तो थोड़ा बहुत बस ध्यान रखना है। तो प्रबल का मतलब होगा जो पूर्णतः टूट जाए, और दुर्बल का मतलब जो पूर्णतः नहीं टूटे। इतना में दिक्कत है? अच्छा, ये बताओ कि हम लोग यहां से ले लिए 2 गो बर्तन,
यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हम ले लिए 1 kg वाटर, और यहाँ भी हम ले लिए हुए हैं 1 kg वाटर। दोनों में तुम 1 kg वाटर ले लिए, ठीक है। अब इस 1 kg वाटर में तुम ऊपर से यहाँ डाल दिए हो 5 मोल NaCl, और यहाँ भी तुम ऊपर से डाल दिए 5 मोल CH3COOH, ठीक है। ये वाला NaCl प्रबल है, यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य है, और ये कार्बन कंटेंट वाला है, तो ये क्या है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। 5 गो NaCl को तुम डाले हो इसमें, तो प्रबल है, तो यहाँ पर Na प्लस कई गो बनेगा? 5 गो। 5 गो Na प्लस और 5 गो, चलो तो टोटल आयन इसमें कई गो हो गया? 10 गो होगा कि नहीं होगा? बुझा रहा है? यहाँ पर आओ, ये 5 गो तुम डाले हुए हो, 5 गो डाले हुए हो, लेकिन 5 गो में से 1 गो टूटा, 4 गो का फॉर्मूला जैसा था वैसा ही रह गया, यानी कि 4 गो, 5 गो का फॉर्मूला ये था बिलियन के बाहर, बिलियन के अंदर आया, तो 4 गो वही रह गया, जैसा फॉर्मूला बाहर था वैसा ही अंदर रह गया। टूटा है? फॉर्मूला जैसा था वैसा है कि नहीं? नहीं, लेकिन एक गो टूट गया, तो एक गो टूटा तो ऐसा बनाया CH3COO माइनस H प्लस है। अब टोटल कौन गिनो, टोटल कौन कय गो है? तो 1 गो, 2 गो और 4 गो, कय गो हुआ? 6 गो। तो टोटल कौन कय गो? चलो, अब तुम पढ़ क्या रहे हो? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर निर्भर करता है? कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ध्यान से समझो। नहीं तो इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान ज्यादा आएगा, किसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान ज्यादा आएगा? प्रबल वैद्युत अपघट्य के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान ज्यादा आएगा। नहीं, ध्यान रखना है। तो ये वाला जो होगा, नहीं हम लोग लिख सकते हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? दुर्बल वैद्युत अपघट्य के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कह सकते हैं कि नहीं? तो आयनों का संख्या इसमें ज्यादा हो रहा है, इसमें आयनों का संख्या कम है। नहीं, जबकि सोचो, अगर बिलियन के बाहर देखें तो बिलियन के बाहर तो ये भी 5 मोल है, बिलियन के बाहर ये भी कितना है? 5 मोल। तो अगर कैलकुलेटेड मान निकाला जाए तो ये भी 5 मोल, ये भी 5 मोल, तो कैलकुलेटेड मान दोनों का सेम आ जाएगा। नहीं आया क्या? दोनों का कैलकुलेटेड मान सेम आ जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल मान जब चेक किया जाए दोनों का सेम आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बिलियन के अंदर आयनों का संख्या भाई 10 है, और यहाँ बिलियन के अंदर आयनों का संख्या 6 है। कणों का संख्या, आयन प्लस कण है, नहीं तो कणों का संख्या यहाँ पे कई गो है? 6, और यहाँ पे कणों का संख्या कितना है? 10 गो है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भाई कणों के संख्या पे डिपेंड करता है, जहां कण का संख्या ज्यादा वहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान ज्यादा। यानी कोई पूछे कि भाई बताओ इसका परासरण दाब ज्यादा होगा कि इसका परासरण दाब ज्यादा होगा? इसका परासरण दाब ज्यादा होगा, इसका परासरण दाब कम होगा। कोई बोले इसका क्वथनांक का उन्नयन ज्यादा कि इसका क्वथनांक का उन्नयन ज्यादा? इसका क्वथनांक का उन्नयन ज्यादा। जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उन सब केस में इसका मान ज्यादा आएगा, इसका मान कम आएगा। बुझा रहा है? नहीं तो ये सब ध्यान रखना है, छोटा छोटा बात है, लेकिन इस सब पे केयर करना है। चलिए, तो जो बात हम समझाए शायद वही लिखा हुआ है। क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य विलयन में ज्यादा आयन उत्पन्न करते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य के सापेक्ष में, इसलिए प्रबल वैद्युत अपघट्य के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के सापेक्ष में। परेशानी है? सोचिए कितना मेहनत करना पड़ता है, हर एक बात समझाइए और हर एक बात लिख दीजिए। नहीं, लेकिन आप लोग कितना अच्छा है, ठीक तो है, लिखा हुआ है, ओ वाह वाह, बहुत अच्छा है, ठीक है आगे बढ़िए सर, बहुत अच्छा है, इतना में दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो ये पॉइंट हम लोग खत्म हो गया। अब एक क्लास का आपका बच गया वांट ऑफ फैक्टर, बस मेरा अल्फा और आई, नहीं यानी कल क्लास में चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।